लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो हेलो गाइज, मैं रुदन सदर, आप देख रहे हैं आपका चैनल जर्नी सब्जेक्ट टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक और एक क्वेश्चन करेंगे बेसिक के बाद। तो चलो बढ़ते हैं। इस बेसिक में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही मेथड के बारे में पढ़ना है और वो है मैट्रिक्स मेथड। और वो मैट्रिक्स मेथड में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। मैट्रिक्स मेथड आपको पता है तो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट आपके हाथ में बस ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको ये मैट्रिक्स मेथड पता होना चाहिए। तो क्या है ये मैट्रिक्स मेथड? मैट्रिक्स मेथड ये है, समझते हैं मैट्रिक्स मेथड। जैसे कि मान लो मेरे पास इक्वेशन से a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू यहाँ पे मान लो m, ओके। और उसी तरह से ये एक इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन हो सकते हैं, 3 इक्वेशन हो सकते हैं। तो मेरे पास और एक इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू ये रहा m2। ये 2 इक्वेशन। मेरे पास और भी इक्वेशन हो सकते हैं, जैसे कि a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू m3। मान लो ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, तो इन्हें मैं मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करूँगा। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है समझते हैं अभी। मैट्रिक्स मेथड यानी इन इक्वेशन का हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? इसे 2 बॉक्स होते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, है कि नहीं। तो इन इक्वेशन का हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। कैसे देखो, जैसे कि ये रहा मेरा मैट्रिक्स का बॉक्स, ये रहा मेरा मैट्रिक्स का बॉक्स। और इस मैट्रिक्स के बॉक्स में हम क्या जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे कैसे? देखो यार a1 b1 c1 में इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? a1 b1 c1। फिर यहाँ पे देखो a2 b2 c2 है, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे a2 b2 c2। फिर आखिर में a3 b3 c3, a3 b3 और c3। फिर इसके साथ क्या है? एक्स वाई जेड। इन एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा किसके साथ? m1 m2 m3। m1 m2 और m3 को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में। ये हो गया इसका मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब जो इक्वेशंस थे, हम ये इक्वेशन को हम देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ इक्वेशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समझ में आ रहा है? इनको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम यहाँ पे मैट्रिक्स का मेथड में मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख दिए। तो अभी इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इस मैट्रिक्स में इसको हम नाम देंगे a और इसको हम नाम देंगे b, और ये जो मिडिल वाला इसको हम नाम देंगे x। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, ओके, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? a और x मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे हैं? a इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके इक्वल टू b आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू b आ रहे हैं। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? a को उधर भेज देंगे। इधर a देखो, इधर a मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो a जाके डिवाइड में है कि नहीं? इधर a मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में। तो b बाई a, यानी कि b बाई a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इंटू a इनवर्स, या फिर a इनवर्स इंटू में b, है कि नहीं? a उधर चला जाएगा, यानी कि 1 बाई a हो जाएगा। 1 बाई a को हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं, हमें पता है। तो a उधर जाके a इनवर्स और ये b, तो a इनवर्स इंटू b, यानी कि x इक्वल टू और a इनवर्स हमें क्या पता है? a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a और ये इंटू में b। ये है, यही है मैट्रिक्स मेथड। क्या है? यही है। तो मैट्रिक्स मेथड यही है, बस आपको ये याद रखना है। a x b, यहाँ से ax इंटू b, तो हम a को उधर भेज दिए, तो हमारा आ गया x इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स का हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a का डिटरमिनेंट्स। हमें a इनवर्स निकालना आता है, a इनवर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है। फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट और इंटू में b, x इक्वल टू आ गया। सिंपल, ये हो गया। तो अगर इतना समझ में आ गया, और वो है कंसिस्टेंसी, ओके। कंसिस्टेंसी का कंडीशंस मतलब मेरा
एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मेरा ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिए होंगे और यहाँ पे सवाल ये पूछा होगा कि ये जो इक्वेशंस है वो मेरा हाँ कंसिस्टेंसी हो रहे हैं या नहीं, तो ये हमें चेकिंग करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसका कंडीशंस क्या है। सबसे पहले वाला कंडीशंस, इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देखो हम अभी हम क्या पढ़े कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू में बी, ठीक है नहीं। तो इसको ही हम लेके ये मतलब यहाँ पे नहीं है, अंडरस्टैंड। अभी देखो, तो यहाँ पे अगर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ओके, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। अगर तो देखो सॉरी, ये जो पहले वाला कंडीशन है यहाँ पे हमें ए नॉट इक्वल टू 0, ओके, अगर ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 0 कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, अंडरस्टैंड। अभी देखो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट कहला गया। अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, ओके, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम अभी क्या कहेंगे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंस होगा, क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा यहाँ पे। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो इनकॉन्सिस्टेंट। उसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन आता है, इसमें क्या है, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू 0, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी ये भी 0 आ रहा है और ए का डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। बस ये 3 कंडीशन हमें याद रखना है, 3 कंडीशन, और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सही, बेसिक में इतना सही, ओके। तो देखो और समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड ये होता है कि हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखते हैं, फिर एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि हमें मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला मिल रहा है, ये रहा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के रिलेटेड करके हम बस कुछ कंडीशंस होते हैं, जिन कंडीशंस के मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये मेरा कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट, अगर दोनों ही 0 तो कंसिस्टेंट, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 दोनों ही 0 तो कंसिस्टेंट, और सिर्फ ए डिटर्मिनेंट 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट, अगर सिर्फ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर सिर्फ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो वो मेरा कंसिस्टेंट, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट। बस इतना सा ही बेसिक वाला वीडियो में। हाँ, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपका पूरा क्लियर हो जाए। बुक से ही कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, हम बुक का पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.6 का पहला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ये इक्वेशंस को हमें दिखाना है कि ये हमारा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट कैसे होते हैं और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से, ओके। हमें मैट्रिक्स मेथड पता है, फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू बी, ये रहा मेरा फॉर्मूला है कि नहीं। तो हमें इस फॉर्मूला ना यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूला का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्या है कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का कंडीशन कैसे होता है और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम क्या चेकिंग करेंगे, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेकिंग कर लेते हैं इसमें, ओके। तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम इसमें चेकिंग कैसे करेंगे, अगर हम सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स का फॉर्म में सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इनको मल्टीप्लाई किया है x और y से, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 और 3,
देखिए नहीं, इतना आ रहा है 1 2 2 3 हो गया। तो यहाँ से हम ए का डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो ये रहा मेरा ए, पहले वाला मेरा ए, ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा एक्स। तो ए का डिटरमिनेंट यानी इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, 3 × 1 3 माइनस 2 2 जा 4। तो 3 - 4 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, जो ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो हमें बस छोड़ देना है। देखो अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या होता है, हमारा कंडीशन नंबर 1 था, पहला वाला कंडीशन। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो वो होगा कॉन्सिस्टेंट। आंसर खत्म। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये मेरा कॉन्सिस्टेंट है, खत्म। बाकी सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम, उनको भी हम वैसे ही करेंगे। तो ये था बेसिक वाला वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 3 जितना भी सब करेंगे, बहुत आसान है अगर आप ये समझ चुके हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल विद दैट टेक केयर।